हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के वीडियो में मैंने ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में हमने आपको बताया था और उसके वीडियोस हमने यूट्यूब पर लोड भी कर दिए हैं। आप ज़रूर उसको देखें। लेकिन कास्ट सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम पूरी तरह से जानने के लिए ये आवश्यक है कि हमें सोशल मोबिलिटी के बारे में भी, माने सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि इसी से हमें कंसेप्ट क्लियर होगा। और मेरा प्रयास है कि आपको हर टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो, तभी आप एग्जामिनेशन में बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल मोबिलिटी इन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि कास्ट एक क्लोज ग्रुप है जिसमें कि गतिशीलता नहीं होती है, जो हमने डिफिनीशन में बताया था। लेकिन उसके लिमिटेशंस हैं। समाज हो या प्राकृतिक विज्ञान हो, हमने आपको पूर्व के वीडियो में भी बताया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में कि चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। चेंज जब होगा तभी वो चीज़ अक्षुण्ण रह पाएगा। समय समय में उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी तरह से कास्ट सिस्टम में भी, जाति व्यवस्था में भी चेंजेज होते रहे हैं। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य क्लान का सदस्य था, बाद में मौर्य सम्राट बनने के बाद में उसे क्षत्रिय की उपाधि दे दी गई थी। हाल के वर्षों में आपने अभी देखा होगा, शिवाजी के बारे में आपने सुना होगा कि जब शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राज्यारोहण किया था, कोरोनेशन सेरेमनी किया था रायगढ़ के किले में, तो बनारस से पंडित आए थे और उनका जेनेलॉजिकल टेबल विकसित किया गया था, वंशावली तैयार किया गया था और बताया गया था कि वो क्षत्रिय के संतान थे, मतलब महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो हिंदुस्तान में हमेशा इस प्रकार के जेनेलॉजिकल टेबल बनाए जाते रहे हैं। और पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से बहुत सारे ट्राइब, बहुत सारे आदिम जाति के सदस्य क्षत्रिय बन गए, राजपूत बन गए। खास करके मौर्यों के पतन के बाद और गुप्ता पीरियड के उदय होने के बीच में बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, जिसमें कि इंडो ग्रीक्स थे, पार्थियंस, स्काइथियंस, जिसको बाद में सका कहा जाने लगा, कुषाण। और इनका अपना कोई धर्म नहीं था, इनके अपने कोई आइडियोलॉजी नहीं थे। और बाद में वो भारत के समाज में वो एसिमिलेट हो गए और उनके दर्जे के हिसाब से उन्हें अलग अलग जाति में या वर्ण में सिस्टम में रखा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता हमेशा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था में चलती रही है। अब दोस्तों, सामाजिक गतिशीलता में सोशल मोबिलिटी के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षितिज, मतलब समानांतर। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो स्कूल में टीचर था और वो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर के उसने नौकरी प्राप्त किया और दोनों के लगभग जो है सैलरी है वो समान ही हैं। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। दूसरा है वर्टिकल।
वर्टिकल मोबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए कोई कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है और चुनाव जीतने के बाद में वो कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बन गया, तो ये हुआ वर्टिकल माने नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मोबिलिटी। अब जब आप समझ गए होंगे कि गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी क्या है, माने इसके दो प्रकार हैं, तो अब हम चलते हैं कि हम जो आज बताने जा रहे हैं आपको वो है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ये दोस्तों एम.एन. श्रीनिवास जो हिंदुस्तान के प्रखर सोशियोलॉजिस्ट थे और कर्नाटक के रहने वाले थे, तो उन्होंने कुर्ग के जो वहाँ के जो जाति है कोडवा, उस पर उन्होंने रिसर्च किया था और उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने दो टर्म विकसित किए, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। संस्कृताइजेशन का हिंदी होगा सांस्कृतिकरण और वेस्टर्नाइजेशन का हिंदी होगा पश्चिमीकरण। तो अब ये जो दो टर्म है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सोशल मोबिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकरण, जिसको कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम केवल दो टर्मिनोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और 50 मिनट के क्लास में। तो दोस्तों संस्कृताइजेशन, पहले उन्होंने इसका नाम दिया था ब्राह्मणाइजेशन। संस्कृताइजेशन पहले उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मणाइजेशन मतलब कि लोअर कास्ट ब्राह्मणों के जो उनके कस्टम हैं, उनके ट्रेडिशन हैं, उनके जो आइडियोलॉजी हैं या उनके जीवन जीने के तरीका, उनको इमिटेट करता है। समाज में इमिटेट माने नकल करता है, और ये जो नकल करने की जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने रेफरेंस ग्रुप पहले ब्राह्मण को ही रखा, लेकिन बाद में उन्होंने इसको परिवर्तन किया, क्योंकि आप जानते होंगे कि उन्होंने एक डोमिनेंट क्लास का भी, डोमिनेंट क्लास कास्ट मतलब शक्तिशाली जाति, उसको भी हम बताते हैं कि उन्होंने देखा कि समाज में केवल ब्राह्मण ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समाज में डोमिनेंट कास्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के परिदृश्य में उन्होंने देखा कि लिंगायत या वकालिंगा, ये दो इंपॉर्टेंट जो कास्ट हैं जो कर्नाटक की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और बदल बदल के सत्ता में भी आते हैं। तो डोमिनेंट इसी तरह से हिंदुस्तान में, जैसे आंध्र प्रदेश में, अविभाजित आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट जाति है, पहला कम्मा, दूसरा रेड्डी और तीसरा कापू। उसी तरह से अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों संस्कृताइजेशन श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास ने जो व्याख्या प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने कहा कि संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट ऑब्लिक ट्राइब ऑब्लिक अदर ग्रुप चेंजेज इट्स कस्टम, रिचुअल्स, ideology, way of life in the direction of a high and frequently twice born caste। ये उनका परिभाषा था कि ट्वाइस बॉर्न में द्विज, जैसे कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था और हिस्ट्री के भी में भी वैदिक काल में हमने बताया था कि द्विज कौन होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज होते हैं, ट्वाइस बॉर्न। क्यों कि एक तो जो हर आदमी जन्म लेता है वो लेता ही है, दूसरा उनको उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है तीनों वर्णों को, इसीलिए इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है। तो ट्वाइस बॉर्न कास्ट के, तो इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया और एक चीज और कहा कि केवल ब्राह्मणों की नहीं बल्कि रेफरेंस में डोमिनेंट कास्ट उस इलाके का जो भी शक्तिशाली जाति होगा वो भी रेफरेंस का काम करेगा, रेफरेंस ग्रुप का काम करेगा। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में भी आप देखेंगे कि देश के आज़ादी होने के बाद में यादव बिहार में और यूपी में बहुत शक्तिशाली कास्ट के रूप में, जाति के रूप में उभरा है और पिछले 30 साल से ये
उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति और खास करके इवन मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि ओबीसी, अगर आप विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में काम कर रहा है। तो डोमिनेंट कास्ट का जो व्याख्या है वो ये है कि पहला कि वो न्यूमेरिकली स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब संख्या बल में उस इलाके में ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर होना चाहिए। मतलब आर्थिक और राजनीतिक ताकत के अलावा उस इलाके में उसका संख्या बल में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए और तभी वो राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो ये उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की व्याख्या किया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डोमिनेंट कास्ट हैं। जैसे कि आप हरियाणा में देखते हैं कि डोमिनेंट कास्ट कौन है? जाट है। पिछले 50 साल से जाट वहाँ की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित किए हुए है और कोई न कोई जाट ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है। तो संस्कृताइजेशन इज ए प्रोसेस, संस्कृतिकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोअर कास्ट, मतलब जो निचले तबके के लोग हैं, निचला जाति में जैसे शूद्र, तो वो या ट्राइब, उन्होंने ट्राइब को भी वर्ड को जोड़ा। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, जैसे मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि मीना जो ट्राइब है वो वर्चुअली एक कास्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है और सारे जो हिंदू कास्ट के जो लक्षण हैं वो सारे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने अपना डायलेक्ट छोड़ दिया, जो ओरिजिनल डायलेक्ट था वो अभी आजकल हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए हैं और जिससे राजनीतिक सत्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता अभी उनके हाथ में आ गई है। तो इस तरह से जो बहुत सारे ट्राइब हैं, जैसे पहाड़ी जो ट्राइब है उत्तर प्रदेश में, तो और छोटा नागपुर इलाके के आसपास के जो ट्राइब हैं, संथाल, ओरांव, मुंडा, और अपने मध्य प्रदेश में जो गोंड, ये या बस्तर में हलवा, ये बहुत ज़्यादा परिष्कृत ट्राइब हो गए हैं और ये भी जो है संस्कृताइजेशन के या संस्कृतिकरण के जो प्रोसेस से वो अछूते नहीं हैं। और ये भी ट्वाइस बॉर्न कास्ट, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के उनके लाइफ स्टाइल को, उनके आइडियोलॉजी को, अब आइडियोलॉजी क्या होगा? आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। अब जैसे कि सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है, संस्कृत ट्रेडिशन है, उसमें आइडियोलॉजी क्या है? पाप है, पुण्य है, अपने पूर्वजों को संस्कार देना है, कर्म। जो हिंदू जो फिलॉसफी है उसको आत्मसात करना। हिंदू फिलॉसफी के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको और डिटेल से व्याख्या करेंगे। तो जैसे पाप है, पुण्य है, जन्म के बाद में, मृत्यु के बाद में पुनः जन्म लेना, संस्कार, विभिन्न प्रकार के संस्कार को अपनाना, ये सारे चीज़ जो है वो हिंदू ट्रेडिशन माने ग्रेट ट्रेडिशन के हिस्से हैं। और उन ग्रेट ट्रेडिशन को इमुलेट करना माने नकल करना, ये लोअर कास्ट मतलब निचले जाति का या ट्राइब माने आदिवासियों का या अदर ग्रुप, ये दूसरे जो ओबीसी वगैरह ग्रुप हैं, जो फ्रिंज ग्रुप हैं, वो भी जो नकल करने का जो प्रवृत्ति है, उनके फूड हैबिट्स को, मतलब जो उनके खान पान, और इसके अलावा जो उनके जो राइचुअल्स होते हैं, माने कर्मकांड होते हैं, जैसे उनकी शादी होती है, जैसे कि शादी ब्राह्मणों में या हिंदुओं में शादी जब होती है तो क्या किया जाता है? गुण मिलाए जाते हैं और मुहूर्त देख करके शादी की जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, अगर आप आदिवासियों में देखेंगे, अगर आप झाबुआ के आदिवासी के इलाके में चले जाएं तो आपको कमोबेश ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों को जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट के मतलब द्विज जाति के जो विचारधारा हैं, उनके जो खान पान की पद्धति है, उनके जो कर्मकांड हैं, उनके जो जीवन जीने का पद्धति है, अगर वो अपनाने की प्रक्रिया को संस्कृताइजेशन कहते हैं, मतलब सांस्कृतिकरण कहते हैं। और ये सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया निरंतर चालू है।
कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, 50 वर्ष से शुरू नहीं हुआ, बल्कि वैदिक काल से ही शुरू होता रहा है। और आपको मालूम है कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और बाद में उन्होंने तप के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उनको ब्राह्मण बना दिया गया था। पहले की वीडियो मैंने बताया था। तो इस तरह से अभी मैंने बहुत सारे आपको दृष्टांत दिखाए। तो जो मॉडर्न पीरियड के अवसान होने के बाद में बहुत सारी जो आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, उन सारे लोगों को हिंदुस्तान के समाज में एसिमिलेट कर दिया गया और उनको अलग अलग जातियों में उनको सामाजिक व्यवस्था में सेट किया गया। तो यह भी एक संस्कृताइजेशन का या सांस्कृतिकरण का हिस्सा है। और इसीलिए संस्कृताइजेशन को क्षत्रियाइजेशन भी कहते हैं या राजपूताइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी विशेषता है कि यह हमेशा अपवार्ड मोबिलिटी की बात करता है, मतलब ऊपर, निचली जात ऊपर की जाति को, जो डोमिनेंट कास्ट है, वहां पहुंचने की कोशिश करता है। और अलग अलग समाज में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेफरेंस ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट या ब्राह्मण अलग अलग क्षेत्रों में, जो हमने अभी बताया आंध्र प्रदेश का, अविभाजित आंध्र प्रदेश का या कर्नाटक का, तो उसी तरह से हिंदुस्तान के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर डोमिनेंट शक्तिशाली जाति की जो अवधारणा है या उनका जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो रेफरेंस ग्रुप जो है वो भी क्षेत्रों के हिसाब से बदलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक अपवार्ड मोबिलिटी की बात करता है। लेकिन दोस्तों, मोबिलिटी दोनों प्रकार से भी हो सकती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जैसे मैंने आपको वर्टिकल मोबिलिटी के बारे में शुरू में बताया था। लेकिन अब जो संस्कृताइजेशन की जो बात, हम सांस्कृतिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये अपवार्ड मोबिलिटी की बात करता है, माने ऊपर की ओर गतिशीलता, जहां पर कि निचली जातियों के लोग ऊपरी जाति के, बड़े उच्च जाति के लोगों को की नकल करते हैं। मैं समझता हूं कि अब आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि संस्कृताइजेशन में जो कुछ शर्तें हैं, वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो जाति इमिटेट कर रही है, मतलब नकल कर रही है ऊंची जाति की, दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होनी चाहिए, माने नज़दीक में होना चाहिए। दूर दूर अगर रहेगा तो फिर संस्कृताइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा, जो इमिटेटिंग कास्ट है, जो नकल करने वाली जो लोअर कास्ट है, उसको ये पहले क्लियर करना होगा कि हम किस सुपीरियर कास्ट का इमुलेट करने जा रहे हैं। और तीसरा, ये एक जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस होता है वो तुरंत फुरत नहीं होता है। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जनेऊ धारण कर लिया या तिलक लगाने लगा तो उसको रातों रात वो ब्राह्मण हो गया या ऊंची जाति में वो तब्दील हो गया। इट टेक्स 2 or 3 generations टू क्रिस्टलाइज इनटू हायर कास्ट। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि 2-3 जनरेशन, 2-3 पीढ़ी इस पद्धति में लग जाते हैं और तब समाज के लोग या ऊंचे वर्ण के लोग उनको मान्यता देने लगते हैं। तो इस कारण से ये जो है ना, रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें 2 या 3 पीढ़ी लग जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृताइजेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदू कास्ट बट इट इज फाउंड इन ट्राइबल ऑल्सो। तो जैसे कि मैंने आपको मीना ट्राइब के बारे में अभी बताया, बहुत सारे छोटा नागपुर बेल्ट के जो ट्राइब हैं, ओरांव, मुंडा, संथाल, वहाँ पर भी ये पद्धति चल रही है, संस्कृताइजेशन प्रोसेस चल रही है। तो ये केवल कास्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ट्राइब में भी ये संस्कृताइजेशन प्रोसेस अक्सर चलते हुए देखा गया है। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है
कि संस्कृताइजेशन में या सांस्कृतिकरण में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है, मतलब संरचनात्मक हिंदी में कहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, केवल पोजिशनल चेंज होता है। माने एक कास्ट जो मान लीजिए बढ़ई, अब बढ़ई कास्ट जो कारपेंटर है वो हो सकता है 200 वर्ष पहले उसको लोग अछूत समझते हों ब्राह्मण लोग, लेकिन चूंकि वो एक स्किल्ड प्रोफेशन है और ब्राह्मण क्षत्रिय को उनको, और चूंकि वो लैंड भी इलाके में देहाती क्षेत्रों में हो गए थे, तो हो सकता है कि खेती में, एग्रीकल्चर में बढ़ई की आवश्यकता होती है, हल को दुरुस्त करने में लकड़ी का काम अक्सर पड़ता रहता है, हर आदमी को फर्नीचर चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि बढ़ई अब आजकल उनका जो पोजीशन है सोसाइटी में और देहाती क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है। क्यों है कि अब ब्राह्मण लोग भी उसके यहाँ भोजन करने चले जाते हैं, खाना खाते हैं। हो सकता है कि 200 वर्ष पहले ऐसी स्थिति ना हो। इसी तरह से यादवों को के नज़दीक में कोई भी ब्राह्मण पहले नहीं जाता था, करीब 50 वर्ष पहले। लेकिन अब की स्थिति क्या है कि चूंकि यादवों के पास में राजनीतिक सत्ता पिछले 40 साल से उत्तर भारत में पहुंच चुकी है और बहुत ही साधन संपन्न ये जातियां हो चुकी हैं, तो अब जो क्षत्रिय या ब्राह्मण हैं वो वहाँ उनके यहाँ जा कर के भोजन करने जाते हैं। या ब्राह्मण के यहाँ जब कोई यादव आता है तो वो आराम से कुर्सी पर बैठता है। पहले ये 50 साल पहले ये व्यवस्था नहीं थी, वो नीचे में बैठता था, ब्राह्मण लोग उससे दूर दूर रहते थे। तो इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे सांस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो चलती रही है और जिससे बहुत सारे जो मिडिल क्लास कास्ट हैं, जो लोअर कास्ट हैं, वो अपनी हैसियत ऊंचा करते गए हैं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण यह नहीं मानेगा कि वो एक यादव ब्राह्मण हो गया है, मतलब उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, केवल पोजिशनल चेंज हुआ। जो पहले लोअर समझा जाता था आज की तारीख में उसको ऊंचा समझा जाता है। बहुत सारे यादव अपने आप को कृष्णोट मानते हैं, माने कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण के वंशज मानते हैं, और इसी कारण से वो मछली, मटन ये सब नहीं खाते हैं, मतलब टीटोटलर हो गए हैं, पूर्ण तरह शाकाहारी हो गए हैं, गर्दन में कंठी बांधते हैं। तो ये ऑल दीज आर द इमिटेशन ऑफ द हायर कास्ट। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारे जो नकल करने की जो प्रवृत्ति है, जो अपनाने की जो प्रवृत्ति है, उससे इसका जो इफेक्ट है वो तुरंत फुरत नहीं होता है, बल्कि उसमें 1-2 पीढ़ी लगते हैं और तब जाकर के कोई जाति सोशल स्केल में ऊंचा उठ पाती है। लेकिन उस जाति के जो संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है कि जो अभी आप देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद में लैंड रिफॉर्म माने भूमि सुधार के कार्यक्रम हुए, हर आदमी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो चुका है, राजनीतिकरण हो चुका है, और इससे संस्कृताइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फैलाव होने से सांस्कृतिकरण को, संस्कृताइजेशन को और गति मिली है। इसके अलावा लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जो ये संस्कृताइजेशन जो प्रोसेस जो मैंने अभी बताया आपको, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि भले ही वो इन ग्रुप मोबिलिटी है, माने सोसाइटी के कास्ट के अंदर ही जो है गतिशीलता है, मोबिलिटी है, लेकिन वो इंडिकेट क्या कर रहा है? वो इंडिकेट ये कर रहा है कि समाज के अंदर जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, माने जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो प्रिविलेज नहीं हैं, वो समाज के प्रिविलेज क्लास के ऊपर चोट कर रहे हैं, और जो वर्ग और जाति के बीच
एक संघर्ष, एक बुनियादी संघर्ष की परिकल्पना करता है संस्कृताइजेशन या संस्कृतकरण की प्रक्रिया। तो ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल है विद इन द सोसाइटी, विद इन द कास्ट, और जिसमें कि वंचित वर्ग के लोग, जो अभिजात वर्ग के लोगों के जो उनके जो पॉलिटिकल और माने राजनीतिक और जो इकोनॉमिक ताकत है उससे संघर्ष करने की एक प्रक्रिया है। और इसी कारण से दोस्तों आप जानते होंगे कि अभी जब चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुआ, तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, उन्होंने गठबंधन किया। चाहे बीजेपी हो, उसने गठबंधन किया, उसने 4 पार्टी के साथ में गठबंधन किया, और कांग्रेस ने भी 4 पार्टी के साथ में गठबंधन किया, और तब जाके फाइट किया। ये गठबंधन क्यों करना पड़ा? गठबंधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव की पार्टी, सबको मालूम है कि यादवों की पार्टी है वो, और यादव और मुस्लिम उसके शुरू से ही वोटर रहे पिछले 30 साल से। और कांग्रेस में सारे जाति के कुछ कुछ लोग जरूर हैं, चाहे वो फॉरवर्ड के हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे वो बैकवर्ड हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हों। तो ये जो वोट का जो प्रतिशत है, अगर आरजेडी माने राष्ट्रीय जनता दल का वोट अगर देख लिया जाए तो वो टोटल 30% होता है। लेकिन 30% से आरजेडी अकेले दम पर चुनाव बिहार में नहीं जीत सकती है। किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 40 से लेकर 45% वोट की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आरजेडी को कांग्रेस के साथ में और दूसरे दलों के साथ में समझौता करना पड़ा। उसी तरह से बीजेपी का जो वोट वर्ग है वो कौन है? फॉरवर्ड क्लास। मुसलमान उसको वोट देते ही नहीं है, तो उसे जैसे वीआईपी पार्टी जो एक जाति वर्ग की पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, तो उसको उन्होंने अपने में शामिल किया क्योंकि उनके भी 3-4% वोट हैं। नीतीश कुमार को साथ करने का मतलब क्या है? जो ओबीसी में जो कुर्मी कहार जो हैं उनको साथ में लेने के लिए बीजेपी को उनके साथ में समझौता करना पड़ता है। तो इस तरह से हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि बेसिकली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ रही है, जातियां एक दूसरे के साथ में चुनाव लड़ रही है। तो कास्ट जो है वो फाइट कर रहा है, पावर स्ट्रगल कर रहा है बदली हुई परिस्थिति में। तो ये तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है वो एक तरह का वर्ग संघर्ष है, लेकिन वर्ग संघर्ष बाहर नहीं है, वो कास्ट के अंदर में ही वर्ग संघर्ष है। इसीलिए अभी हम बताएंगे आपको वेस्टर्नाइजेशन, इसीलिए बहुत सारी जातियां संस्कृताइजेशन को छोड़ करके अब सीधे सीधे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चली गई है। और जैसे आपने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, जो मैंने आप पूर्व के वीडियो में बताया था, जिसमें कि महात्मा फूले का जो संगठन था सत्यशोधक समाज, जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो शुरू किया था उन्होंने, उसके पीछे रीजन क्या था? वो चाहते थे कि ब्राह्मणों की मोनोपोली को खत्म कर दिया जाए, जो आर्थिक और जो राजनीतिक जो ताकत है जो अभिजात वर्गों के पास में, उसको समाप्त कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने जगह जगह स्कूल खोले, नए शिक्षा पद्धति अपनाया, और अपने वंचित वर्ग को, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको उत्साहित किया कि आप शिक्षित हों, पढ़े लिखें, और जिससे कि आपका समाज में ओहदा बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि इट इज दस ए कल्चरल camouflage for latent interclass and intercaste competition for economic and social power in a tradition bound society where upper caste monopolize over power and social status. When the political democratization, land reform, other reforms break the monopoly of upper caste, cultural camouflage of Sanskritization is thrown away in favor of open conflict with the privileged class. अभी आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण दिया कि किस प्रकार से वर्ग संघर्ष
जो आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म किए गए हैं और जो जमींदारी सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया गया, और इसी तरह से जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है उसके चलते जो प्रजातांत्रिक राजनीतिक प्रजातांत्रिकरण, पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन, जिसमें कि हर व्यक्ति को वोट मिलने का अधिकार मिल गया, हर व्यक्ति को चुनाव जीतने का अधिकार मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस है उसको सीधा लोगों ने फेंक दिया। अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो गया है, जैसे कि मैंने अभी बिहार के चुनाव का उदाहरण आपको दिया है। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृताइजेशन समाज में नहीं चल रहा है। संस्कृताइजेशन या सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो मैं समझता हूं कि आपने संस्कृताइजेशन को या सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझ लिया होगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो एम.एन. श्रीनिवास का जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास ने, जिसको पश्चिमीकरण हिंदी में बोलेंगे, एम.एन. श्रीनिवास ने ये इस टर्म का अवधारणा इस तरह से किया है कि चूंकि हिंदुस्तान में 150-200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा, तो चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी, वैल्यूज ऑफ ए नॉन वेस्टर्न सोसाइटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल पिछले 150-200 वर्षों तक रहा, और उस पीरियड के दौरान जो हमारे भारतीय समाज में जो तकनीकी में बदलाव आए, संस्था में बदलाव आए, विचारधारा में परिवर्तन हुए, और जो हमारे जो मूल्य में परिवर्तन आए, जो हमारे कुछ मूल्य थे, हिंदू समाज के कुछ मूल्य था और अभी भी है, उन मूल्यों को में जो परिवर्तन आए उसको उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का नाम दिया, मैंने पश्चिमीकरण का नाम दिया। उन्होंने मॉडर्नाइजेशन टर्म नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन जो है, जो आधुनिकरण का जो टर्म है वो वैल्यू लोडेड है, जो मूल्य, उसमें मूल्य का आभास होता है, उसमें वैल्यू का आभास होता है। तो इसीलिए उन्होंने टर्म दिया मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया हिंदुस्तान में पिछले 150-200 वर्षों तक चली है वो न्यूट्रल है, वैल्यू न्यूट्रल है। तो एम.एन. श्रीनिवास का यह कहना था कि जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में विभिन्न सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, विभिन्न समाज के, जैसा कि आप जानते हैं कि लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, हायर क्लास भी है, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, सभी सेक्शन के लोग पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। और लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉर्म है, जो पश्चिमीकरण का जो रूप है या आकार है या जो प्रगति है, वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान में यहाँ ट्रेड करना चालू किया और बाद में वो टेरिटोरियल पावर हुए, उसके पहले उनका 3 प्रेसिडेंसी था। मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, और कलकत्ता, जिसको आजकल कोलकाता कहते हैं। ये 3 जगह उनके इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी थे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब 1757 में पलासी के युद्ध में जब वो विजय हुए, तो जब वो एक ताकतवर, शक्तिशाली टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरे, और खास करके बक्सर के युद्ध 1764 के बाद, तो उसके बाद में बंगाल में सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन, माने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हुई। और इसीलिए आप देखते हैं कि राम मोहन राय हो या देवेंद्रनाथ टैगोर हो या विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद या स्वामी परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, ये बहुत सारे जो समाज सुधारक बंगाल में पैदा हुए। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जगह था वेस्टर्नाइजेशन का, वो था महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई बॉम्बे प्रेसिडेंसी होने के कारण से, और 1818 में थर्ड बैटल ऑफ
एंग्लो मराठा वार के बाद में अंग्रेजों ने पूरे इलाके को अपने डायरेक्ट अधीन में ले लिया था। तो इस तरह से मुंबई तो उनके पास में पहले ही से था, तो इस तरह से महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पश्चिमीकरण हुआ। तो लेकिन देश के अंदर के भाग में जैसे कि बिहार, जैसे कि मध्य प्रदेश, या जैसे राजा रजवाड़े के इलाके या राजस्थान, तो वहाँ पर पश्चिमीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। द पेस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन वॉज वेरी स्लो इन दोज इंटीरियर एरियाज। एक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बहुत सारे जो लोअर कास्ट हैं, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको। तो और जैसे कि हमने महात्मा फूले का नाम बताया, और इसी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये जो बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास मूवमेंट जो हुए, उन्होंने सेंसिटाइजेशन प्रोसेस को छोड़ करके उन्होंने अधिकतर मामले में, जैसे अभी मैंने बताया, उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का तरीका अपनाया। वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण मतलब हुआ क्या? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी पश्चिमी तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान, ये सारे जो उनके करिकुलम में उन्होंने उसको अपनाया। अंग्रेजों के खान पान, उनके लाइफ स्टाइल, उसको नकल करना, और ये सारे चीज उन्होंने अपनाया ताकि उनका समाज में तेजी से विकास हो सके। और जो प्रिविलेज क्लास है, जो अभिजाति वर्ग के जो लोग हैं, खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, उनके सत्ता को, उनके प्रिविलेज को चुनौती दिया जा सके, और लोअर क्लास को या बैकवर्ड क्लासेस को, कास्ट को सत्ता में भागीदारी हासिल हो सके, उनका विकास हो सके, उनकी, इसीलिए उन्होंने सेंसिटाइजेशन प्रोसेस को छोड़ करके वेस्टर्नाइजेशन के प्रोसेस को अपनाया। अब जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो दोस्तों जिसको कहते हैं, उसके दो भाग, पहला है प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन और दूसरा है सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। अब प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन में को भी उन्होंने दो भाग किया, एक सब कल्चर टाइप में क्या हुआ? पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया हुई वो ऊपरी हुआ, पेरिफेरल हुआ, समाज के कुछ खास वर्गों को वो प्रभावित किया। जैसे जो अंग्रेजों के, जो बहुत सारे हिंदुस्तानी जो थे वो अंग्रेजों के दलाल थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजों के व्यापारिक हितों के एजेंट थे। अब उनको अंग्रेजी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ में वार्तालाप कैसे करेंगे। तो इसलिए जो समाज के या अंग्रेजों को अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए कुछ प्रोफेशनल ग्रुप की भी जरूरत थी, जिसके बिना आप ऑफिशियल काम नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के पास में इतना मैन पावर नहीं था कि वो सारे अंग्रेज कारिंदों को ही ऑफिस के काम के लिए रखें। तो उन्होंने ऊंचे, जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि उन्होंने ऊंचे ऊंचे पदों पर, जैसे कलेक्टर, एसपी या बड़े बड़े ओहदों पर, तो उन्होंने अंग्रेजों का या यूरोपियन को तो बैठाया, लेकिन जो निचले स्तर पर जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उनके अधिकांश हिस्से हिंदुस्तानी थे। तो ये जो समाज का जो, और धीरे धीरे ये जो प्राथमिकी जो पश्चिमीकरण हुआ वो वहाँ से शुरू हुआ। तो इसके कारण से हम देखते हैं कि कमर्शियल मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई, जो अंग्रेजों के साथ में व्यापारिक हित साधते थे। और उसके अलावा मैंने अभी बताया प्रोफेशनल क्लास, जो व्यावसायिक रूप से जो दक्ष क्लास थे, जो अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग, और अंग्रेजी हुकूमत को उनके शासन प्रशासन में सहायता करने वाले जो लोग थे, जिनको कि व्यावसायिक ग्रुप कहते हैं, तो उसकी उत्पत्ति हुई एक। और उसी कारण से अभी आपने देखा हो कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म, माना सुधार आंदोलन हुए, और जिससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ।
तो ये सोशल रिफॉर्म भी, जिसमें कि इस रिफॉर्म का जो बेसिक जो मोटिव था वो क्या था कि हिंदू समाज में या जो मुसलमान समाज है या पारसी समाज है उसमें जो जो विकृतियां हैं उनको दूर करो, और जो यूरोपियन समाज के या अंग्रेज के समाज के जो इम्पॉर्टेंट जो अच्छाइयाँ थी उसको अपनाओ। दिस वाज द मैक्सिम या प्रिंसिपल ऑफ सोशियो और रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो और इसके कारण से एक लिटरेरी ट्रेडिशन भी विकसित हुआ। अच्छे अच्छे लेखक हिंदुस्तान में पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, पश्चिमी साहित्य को पढ़ा, उसके जो इम्पोर्टेंट जो इडियोलॉजी थे उसको आत्मसात किया, और इसके अलावा जो हिंदुस्तान के जो वर्नाकुलर जो लिटरेचर थे, जो रीजनल या क्षेत्रीय जो भाषा थे, उसमें भी बहुत सारे उन्होंने लेख, उपन्यास, नाटक, कविताएं इन्होंने लिखा। तो एक लिटरेरी ट्रेडिशन के क्लास भी वहां पैदा हुए। लेकिन इस सब ग्रुप का, जिसको कि सब कल्चर टाइप बोला गया है एम एन श्रीवास के द्वारा, इसने हिंदुस्तान के समाज के जो स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया। और स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? जैसे फैमिली, परिवार, माने ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट हिंदुस्तानी समाज का। दूसरा किनशिप, गोत्रवाद, मैरिज, शादी ब्याह की पद्धति, विलेज सिस्टम, इस पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आया। तो इसको बोलते, और ये 19वीं शताब्दी तक जो वेस्टर्नाइजेशन का, जो पश्चिमीकरण का जो इम्पैक्ट है, वो 19वीं शताब्दी तक ये चला। और जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि ब्रिटिश पॉलिटी, आप उसको पढ़ें, उसमें हमने ब्रिटिश पॉलिटी पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसको आप जरूर पढ़ें, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद एम एन श्रीवास के मुताबिक जो इसी प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन में एक होता है डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप मतलब विस्तारित। और डिफ्यूज टाइप में क्या हुआ कि हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के कस्टम को, ट्रेडिशन को अपनाने लगे, फूड हैबिट को अपनाने लगे। अब जैसे हिंदुस्तानी लोग पलथी मार कर खाना खाते थे, अब अंग्रेजों की नकल के चलते उन्होंने क्या किया, टेबल पर बैठ करके खाना शुरू किया, चम्मच का इस्तेमाल करना शुरू किया, कांटा छुरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। ड्रेस में उन्होंने पूरे तब्दीली किया, धोती के स्थान पर उन्होंने फुल पैंट पहनना शुरू किया, शर्ट पहनना शुरू किया, कुर्ता को उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि अभी भी चल रहा है। तो इस तरह से खान पान में भी उन्होंने बहुत सारे जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन्होंने मटन और मछली खाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे जो अंग्रेजों के जो स्टाइल थे उसको उन्होंने आत्मसात किया। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज टाइप वेस्टर्नाइजेशन, मतलब विस्तारित रूप से पश्चिमीकरण। अब ये जो डिफ्यूज टाइप वेस्टर्नाइजेशन था वो कोई एक लिमिटेड एरिया में या एक वर्ग तक सीमित नहीं था, लेकिन इसमें भी एक बात जरूर गौर करने लायक है कि ब्राह्मणों ने, चूंकि वो कल्चरली पहले से सुपीरियर थे, तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अंधाधुन बहुत तेजी से आत्मसात किया। अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बहुत तेजी से आत्मसात किया। वो न्यूज़पेपर, अखबार प्रकाशित किया। उन्होंने जो पश्चिमी देशों के जो इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी थे, उन्हें विचारधारा थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सल सफरेज, जैसे कि सभी को मताधिकार, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो पश्चिमी देशों के जो विचारधारा थे, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, तो इन
इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी को ब्राह्मणों ने पहले आत्मसात किया और सबसे पहले उन्होंने कस्टम ट्रेडिशन जो अंग्रेजों के थे, जो यूरोपियन के थे, उसको उन्होंने आत्मसात किया और धीरे धीरे बाकी जातियों के लोगों ने भी उसको आत्मसात किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के तक प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन मतलब प्राथमिकी पश्चिमीकरण हुआ, जिसके कि दो भाग थे, एक सब कल्चर टाइप जिसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं और दूसरा था डिफ्यूज टाइप। अब दोस्तों जो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन है, जो द्वितीयक जो पश्चिमीकरण हुआ, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्से थे उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहला था ग्रोथ ऑफ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान में कौन से कानून पद्धति था? एक हिंदू लॉ काम कर रहा था और दूसरा इस्लामिक लॉ काम कर रहा था। मुगलों के पीरियड में भी, सल्तनत के पीरियड में भी और उसके पहले राजपूत के पीरियड में। अब अंग्रेजों ने क्या किया? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और 1860 में आईपीसी जिसको ताजरात हिंद कहते हैं वो लागू किया, जो आज भी चल रहा है। जैसे आप धारा 302, 307 ये सारे आईपीसी के भाग हैं जो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा बनाए गए हैं, जो अभी भी थाने में काम कर रहे हैं और कोर्ट में काम कर रहा है। उसी तरह से सिविल प्रोसीजर कोड उन्होंने 1859 में बनाया। 1861 में उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड माने सीआरपीसी बनाया। बाद में अभी भारत सरकार ने 1973 में सीआरपीसी में परिवर्तन किया और जिसका जो बेसिक जो मुद्दा था वो था एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को तहसील स्तर तक अलग करना। और अब 1973 का जो सीआरपीसी वो काम कर रहा है। तो दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया? एक यूनिवर्सल माने विश्वव्यापी लीगल सिस्टम माने वैधानिक व्यवस्था लागू किया और जो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर, चाहे वो केरल हो और चाहे वो आसाम हो, वहां पर एक समान एंग्लो सैक्सन कानून, जिसको कि ब्रिटिश कानून कह सकते हैं आप, वो लागू कर दिया गया। तो इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ा और ये पश्चिमीकरण में बहुत ज़्यादा सहायक हुआ, क्योंकि उसी के हिसाब से कोर्ट भी बनाया गया। हर एक जिले में कोर्ट की स्थापना की गई, जहां पर कि सिविल और क्रिमिनल केस दोनों के मामले सुने जाते थे। तो इस तरह से कोर्टों का जो संगठन है उसका विकेंद्रीकरण जिला स्तर पर किया गया। इसके बारे में हमने विस्तृत से व्याख्या पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा दिया और इसके अतिरिक्त इस एजुकेशन में 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खोले गए, तीनों प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। और इसके अलावा जगह जगह उन्होंने हाई स्कूल का, कॉलेज और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया। हालांकि ये जो उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले उसकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन आज़ाद भारत में इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन जो अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किया गया, उससे भी राष्ट्रवाद को और पश्चिमीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। पहले हमारे देश में क्या था? गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसको समाप्त कर दिया। पहले हमारे यहाँ रिलीजियस एजुकेशन होता था इस्लाम में, इस्लामिक स्कूल में वो कुरान पढ़ाए जाते थे, हदीस पढ़ाए जाते थे, बहुत सारे जो इस्लामिक लॉ स्कूल हैं उसके थॉट्स पढ़ाए जाते थे। हिंदू लीगल सिस्टम के तहत में जो धर्मशास्त्र हैं, धर्मसूत्राज हैं, उसकी पढ़ाई की जाती थी। लेकिन उन सब चीज़ों को अब ख़त्म करके अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक सेकुलर कैरिकुलम के तहत में उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी का अध्ययन अध्यापन शुरू करवाया। तो ये पश्चिमीकरण के बढ़ावा और साथ साथ राष्ट्रीयता के विकास में बहुत सहयोगी हुआ। इसके अलावा आप दोस्तों जैसे इंक्रीज्ड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, अंग्रेज सबसे पहले उन्होंने क्या किया? 1853 में उन्होंने रेलवे लाइन बिछाया बॉम्बे से लेकर थाने तक। उसके बाद 1905 तक हिंदुस्तान में 45,000
किलोमीटर रेल ट्रैक अंग्रेज बिछा चुके थे। अभी तो आज़ाद भारत में हमारा देश रेलवे के विकास में बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है और चप्पे चप्पे पर रेल ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो रेलवे नेटवर्क है, फिर उसके बाद में पोस्टल टेलीग्राफ, इसका भी शुरुआत अंग्रेज़ों ने लॉर्ड डलहौजी के समय में किया था 1853-54 में, और जो धीरे धीरे प्रगति होती गई उसमें। इसके बाद में टेलीग्राम, टेलीग्राफ, टेलीप्रिंटर के साधन और बहुत सारे जो मैसेजिंग करने के जो साधन हैं वो भी विकसित किए गए, और इससे हमारे देश के एकीकरण में बहुत ज़्यादा सहायता मिला, क्योंकि देश बहुत विशाल था और अभी भी विशाल है, जहाँ पर के आवागमन के साधन, संसूचना के साधन बहुत ही ज़्यादा सीमित थे, जिसके कारण से देश के एक कोने में क्या घटना घटित हो रही है वो देश के दूसरे स्थान में स्थित लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। देश में विभिन्न प्रकार के रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषाओं का उदय हो चुका था, और एक भाषी के क्षेत्र जैसे बिहार के लोग तमिलनाडु में क्या घटना घटित हुई है या तमिल लोगों से वार्तालाप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको तमिल नहीं आता था। लेकिन अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित हो गया, और जिसमें कि आसाम के आदमी भी महाराष्ट्र के नागरिक से या व्यक्ति से बात कर सकते थे। तो इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो अंग्रेजी भाषा के विकास होने से वर्नाकुलर पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन होने से, अंग्रेजी अखबार प्रकाशित होने से देश में राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला, और पश्चिमीकरण की जो वेस्टर्नाइजेशन का जो पेस था, उसकी जो गति थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा भारी बढ़ोतरी हुई। और इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि मैं व्याख्या करना चाहता हूँ। पहला अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन मन औद्योगिकरण। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले भी हमारे देश में टाउन थे। 6ठी शताब्दी से ही हमारे देश में टाउन एंड सिटी की स्थापना हो चुकी थी, इसके बारे में हम पूर्व में बता चुके हैं। लेकिन अब जो अर्बनाइजेशन हुआ, खास करके जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुई और उसके व्यापक पैमाने हुए, उसका जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ? शहरीकरण पर। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, ये बड़े बड़े शहर की उत्पत्ति हुई इनके, और इस अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्री और औद्योगिकरण के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग धंधे लगने के कारण पश्चिमीकरण को बढ़ावा हुआ, और पश्चिमीकरण का जब बढ़ावा हुआ तो राष्ट्रीयता का भी बढ़ावा हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने दो इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसका उन्होंने सोशल मोबिलिटी के लिए, सामाजिक गतिशीलता के लिए उन्होंने दो टर्मिनोलॉजी को प्रतिपादित किया, और ये टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, बूझने के लिए। और इसके अलावा जो अगला जो एक इम्पॉर्टेंट जो भाग है वो है मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकीकरण का। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो बोथ संस्कृताइजेशन में सांस्कृतिकरण और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन में पश्चिमीकरण, ये दोनों जो प्रक्रिया है, जो दोनों सिद्धांत हैं, वो किसको इंगित करते हैं? वो कल्चरल चेंज, माने सांस्कृतिक बदलाव की बात करते हैं। वो स्ट्रक्चरल चेंज की बात नहीं करते हैं, मतलब संरचनात्मक बदलाव की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, लिमिटेड दायरा है। लेकिन फिर भी ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है वो ट्रुथ असर्टिंग, जैसे कि सोशियोलॉजिस्ट योगेंद्र सिंह ने कहा है
कि ट्रूथ असर्टिंग कंसेप्ट है। ट्रूथ असर्टिंग मतलब जो सच्चाई का बयान करते हैं, जो भारत के समाज में सदियों से जो चलते आ रहे हैं, जो ये दोनों जो प्रक्रियाएं चलती रही हैं और जिससे जाति व्यवस्था या भारत के सामाजिक व्यवस्था में जो जो परिवर्तन होते रहे हैं उसको रेखांकित करने का प्रयास ये दोनों टर्मिनोलॉजी करते आ रहे हैं। तो इसीलिए योगेंद्र सिंह ने कहा कि ये ट्रूथ असर्टिंग है, मतलब ये सत्य का बयान करते हैं, सत्य का बखान करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज इस सोशल मोबिलिटी से संबंधित दो जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताया। अब एक इम्पॉर्टेंट जो इसका टर्मिनोलॉजी है मॉडर्नाइजेशन, मतलब आधुनिकरण, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि जो थर्ड पेपर है उसमें मैंने देखा है कि आपको सोशियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर उसमें शामिल हैं। तो हम बारी बारी से उन चैप्टरों के बारे में आपसे हम बात करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।